वेलकम बैक टू विद्या जंक्शन क्लासेस। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि एज यूजुअल हम लोग एवरीडे हिस्ट्री के चैप्टर को वन बाय वन कवर कर रहे हैं, तो आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई में हिस्ट्री के टॉपिक को कवर करेंगे। वो है मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्लास 10th में बोर्ड्स एग्जाम में अक्सर इन टॉपिक से सवाल देखने को मिलते हैं। जब हम PYQ कवर करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि कंसेक्यूटिव ईयर्स में हमें इन टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आइए इसको ध्यान से समझें, पढ़ें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म एंड इवेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। देखिए, कम्युनलिज्म क्या है? बंगाल के डिवीजन के बाद एक तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई भारत में, जहां मुस्लिम्स को ऐसा लगने लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदू पार्टी है और शायद वो सिर्फ हिंदुओं के अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही है, और इन केस भविष्य में जब कभी भारत को आज़ादी प्राप्त होगी तो शायद इस देश में जो व्यवस्थाएं होंगी, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इट विल डेफिनेटली गोज टू हिंदूज ओनली। मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को, उनके बिलीफ को, एंड रेस्ट ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड टू देम। और शायद बंगाल डिवीज़न ने इस नींव को ज़रूर रख दी थी। बंगाल डिवीज़न सिर्फ बंगाल डिवीज़न नहीं है, शायद अंग्रेज़ों की बहुत दूर सोची समझी दूरदृष्टि प्रोग्राम रही है, क्योंकि बंगाल डिवीज़न के बाद ही इस देश में मुसलमानों को एक खतरा, आप कह सकते हैं खतरा जैसा महसूस होने लगा कि उनके अधिकार, उनके कल्चर, उनके रिलीजन और शायद उनका रेस्ट ऑफ यानी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल उनका जो राइट्स है, इट विल डेफिनेटली हैम्पर अगर उन्होंने अपनी एक बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं बनाई तो एक तरफ मुसलमान अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं यहाँ से बंगाल डिवीज़न के बाद, और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंग्रेज इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री कि ये एक हिंदू पार्टी है और ये सिर्फ हिंदुओं के आप कह सकते हैं कि उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनका मुसलमानों के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के विचारों को देश भर में प्रमोट किया गया, डेफिनेटली एक तरह से बीज बोया गया, कम्युनल फाइट या आप कह सकते हैं कम्युनल कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई इस देश में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। तो हम एक एक करके यहाँ समझते हैं कि क्या क्या वो कंट्रोवर्सीज रहीं। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं के लिए नहीं लड़ रही थी, दे वर डेफिनेटली फाइटिंग टू गेट इंडिया फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स, लेकिन उनको पोर्ट्रे ऐसे किया जा रहा था कि वो एक हिंदू आप कह सकते हैं राइट विंग पार्टी है, सिर्फ हिंदुओं के लिए इस देश में वो लड़ रही है। क्या कहता है? कहता है कि कम्युनल पॉलिटिक्स जो है, और कम्युनल का मतलब क्या है? जब आप किसी एक ग्रुप के अधिकारों की बात करते हैं, लाइक इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सेवरल ग्रुप्स हैं, क्लास है, और चाहे वो प्लेस के बेसिस पे हो, भाषा के बेसिस पे हो, ठीक है। अब जैसे सिर्फ बिहारी की बात हो रही है, या सिर्फ हिंदू की बात हो रही है, सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है, किसी एक जाति विशेष की बात हो रही है, तो इसी को आप कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। मतलब आप कलेक्टिव बात नहीं कर रहे हैं, एक समूह की, एक छोटे से समूह की, एक बड़े से समूह में एक छोटे से समूह की बात कर रहे हैं, किसी जाति विशेष लोगों की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं, या किसी धर्म विशेष के लोगों की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इसी को हम कम्युनल कहते हैं, कम्युनिटी से बना है कम्युनल, ठीक है। तो भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में, क्योंकि जैसे ही मुस्लिम लीग बना, इट वाज अ काइंड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स के आप कह सकते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स के कारण ही इस देश में मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग
संस्था बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग, और नाम से ही पता चल रहा है मुस्लिम लीग, इट विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स ओनली। इनका भारत से कोई अर्थ नहीं, इनका देश के दूसरे वर्गों से कोई अर्थ नहीं, इनका उद्देश्य सिर्फ मुसलमानों के जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, अंग्रेजों से कैसे अधिकार प्राप्त किया जाए और अंग्रेजों की योजनाओं का लाभ मुसलमानों को कैसे हो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे बेहतर हो, एंड रेस्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू मुस्लिम्स ओनली, इसके लिए ये लड़ेंगे। तो सबसे पहला कहता है ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश की योजनाएं जो थी वो बहुत स्पष्ट थी डिवाइड एंड रूल की, एंड दे स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच कई सारे कंट्रोवर्सीज को क्रिएट किए, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एग्रेसिव्स। जब मैं पढ़ा रहा था बंगाल डिवीजन तब मैंने आपको बताया था कि उन्होंने हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं इवेंट्स को उठाया जिससे कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच कंट्रोवर्सीज को क्रिएट किया जा सके। जैसे वर्तमान में हम वर्तमान की सरकार को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के एक लंबे शासन को, सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस का 2014 तक अगर हम देखें, जब नरेंद्र मोदी का शासन शुरू हुआ, तो इस समय तक हम देखते हैं कि भारत में कांग्रेस का एक लंबा शासन रहा है। बीजेपी क्लेम्स कि वो लगभग 50-60 साल तक इस देश में शासन करते आई है। तो डेफिनेटली एक शासन जब उन्होंने किया है तो देयर वाज सेवरल एडवांटेजेस ऑफ इट एंड देयर वाज सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ इट एज वेल। कुछ ना कुछ तो उसके डिसएडवांटेजेस होते ही हैं। तो कांग्रेस के समय लिए हुए निर्णय, उनके द्वारा बनाई हुई पॉलिसीज और जिससे देश को नुकसान हुआ, देश के एक वर्ग को नुकसान हुआ, उन चीज़ों को बीजेपी हाईलाइट करती है जिससे कि आपके अंदर हेट्रेस, कांग्रेस के प्रति नफरत जो है वो उत्पन्न हो। जैसे 1962 का वॉर आप देख लीजिए जिसमें पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और चीन से हम युद्ध हार गए। इसी प्रकार से 1947 में जो पीओके का मामला है, कश्मीर का एक हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया, तब भी नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने यूएन में इस मुद्दे को उठाया, जबकि बीजेपी ऐसा कहती है कि सरदार पटेल इसको लड़कर लेना चाहते थे। तो इस तरह के कई डिसीजंस लिए गए। डेफिनेटली दीज डिसीजंस वर नॉट इन द फेवर ऑफ इंडियंस, बट किस सर्कमस्टांसेस में लिए गए, उस समय की सरकार का क्या, उस समय की सरकार की क्या मानसिकता थी, देश के पास रिसोर्सेज क्या थे और क्या हम तैयार थे युद्ध के लिए, ये सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन करना होगा, तब जाकर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। लेकिन बीजेपी तो इसको इस तरह से हाईलाइट करती है ताकि आपके अंदर कांग्रेस के प्रति हेट्रेस उत्पन्न हो और आप बीजेपी को वोट दें। तो स्वाभाविक है कांग्रेस के प्रति अगर नफरत उत्पन्न होगी तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, बीजेपी ही है। तो वैसे ही यहाँ मुसलमानों से भारत में 700 सालों का एक लंबा शासन रहा है मुसलमानों का। उन 700 सालों के 700 साल का जो लंबा शासन रहा मुसलमानों का, उसमें सेवरल रूलर्स आए होंगे, सेवरल डिसीजंस लिए गए होंगे, देयर वाज सेवरल डिसीजंस जो हिंदूज के अगेंस्ट होंगे। तो उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को हाईलाइट किया जाने लगा बाय द ब्रिटिशर्स थ्रू लिटरेचर, कहानियों के जरिए, मैगजीन्स के जरिए और दूसरे ऐसे मीडियम्स के थ्रू, ताकि जन जन तक वो हेट्रेस को उत्पन्न कर सकें और हिंदूज और मुस्लिम्स कंट्रोवर्सीज को क्रिएट किया जा सके। On the other side, first they ignored and Muslims as they felt that the Muslims were behind the revolt. Then as a way to keep the Muslims away from the national movement, and then Congress, the British tried to win over them. तो पहले तो उन्होंने मुसलमानों को प्रायोरिटीज नहीं दी, इसके बाद उन्होंने देखा कि समाज का एक वर्ग जो मुसलमान है अगर उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाए तो इससे बहुत हद तक क्या हो सकता है, जो नेशनल मूवमेंट्स हो रही हैं या बंगाल में जो जिस प्रकार का राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा था, इसको बहुत हद तक लगाम मिलेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग आप देखेंगे तो उसमें बड़ी संख्या में हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही हैं, ठीक है। बट मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के बाद बड़ी संख्या में मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ चले जाते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुस्लिम नेशनलिस्ट की संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई और बंगाल डिवीज़न सोची समझी साजिश है इसमें, क्योंकि बंगाल डिवीज़न को हिंदूज और मुस्लिम्स मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बेसिस पे ही बांटा गया है। इससे पूर्व के चैप्टर में हमने उस बात को कवर किया था। और बंगाल के विभाजन से ही हम देखते हैं कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई टू द ब्रिटिशर्स, बाय द ब्रिटिशर्स टू द इंडियंस, स्पेशली टू द मुस्लिम्स, that if you will be loyal with the Britishers, you will be granted such rights and you will be granted several
आप you can say policies that will be in your favor, that will be in the favor of Muslims. तो कई सारे अगर बंगाल के विभाजन से आप इसको देख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन का एक सीधा उद्देश्य मुसलमानों को यह भी है कि अगर आप अंग्रेजों के साथ लॉयल हैं, ईमानदार रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, तो आपको भविष्य में कई सारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है और आपको डेफिनेटली हिंदूज की तुलना में बहुत तरह के लाभ मिलने वाले हैं. तो इसलिए बंगाल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप कह सकते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स में. इसके बाद कह रहा है सर सैयद अहमद खान लॉन्च द अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट. सर सैयद अहमद खान को हम देखें तो उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट लॉन्च किया था. इस मूवमेंट के जरिए उनकी कोशिश थी कि मुस्लिम्स को कांग्रेस से दूर रखा जाए एंड हिंदूज एंड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर टू अपलिफ्ट द मुस्लिम्स. और इस आंदोलन के जरिए सरकार को समर्थन दिया जाए मुसलमानों द्वारा ताकि सरकार के विभिन्न योजनाओं का फायदा मुसलमानों को मिले. तो अलीगढ़ मूवमेंट का सीधा उद्देश्य क्या? अलीगढ़ मूवमेंट वो लॉन्च बाय सर सैयद अहमद खान और इस मूवमेंट का उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हमें मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति लॉयल बनाने की कोशिश करनी है और दूसरी तरफ मुसलमानों को इंस्पायर करना है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहे या अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है. इट इज प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ हिंदूज ओनली, इट इज फाइटिंग फॉर द हिंदूज ओनली, इसलिए मुसलमानों को इस पार्टी से दूर हो जाना चाहिए. द ब्रिटिश यूज द फैक्ट दैट एग्रेसिव नेशनलिस्ट वर यूजिंग गणपति शिवाजी. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में के कुछ इवेंट्स को, जैसे गणपति फेस्टिवल या फिर आप देखेंगे शिवाजी महाराज को सेलिब्रेट किया गया, तो इस तरह के इनिशिएटिव या एक्शंस ने ब्रिटिशर्स को मौका दिया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी के रूप में प्रमोट करे. ठीक है, और आगे चलकर एक गहरी खाई, आप कह सकते हैं एक रिफ्ट जो है बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वो क्रिएट हो. नेक्स्ट कह रहा है 1900 में हिंदूज रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पिटीशन टू द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड कोर्ट्स इन हिंदी एज वेल वाज एक्सेप्टेड इन द यूपी. अब क्या है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में 1900 सेंचुरी में आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा में कोर्ट में अपील करने की जो अर्जी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया. ठीक है, मैकडोनल्ड एंथनी उस समय गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, और उन दिनों उत्तर प्रदेश में जो अर्जी दी जाती थी वो उर्दू भाषा में आई बिलीव की दी जाती थी. इससे बहुत परेशानियां होती थी, इसलिए हिंदूज ने रिक्वेस्ट किया यूपी में वहां की गवर्नमेंट को कि हिंदी भाषा में भी पेटिशन यानी अर्जी, कोर्ट में जो हम अर्जी देते हैं तो उसको हिंदी भाषा में भी देने का अधिकार दिया जाए, और 1900 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द यूपी गवर्नमेंट. अब यहां से एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई. दिस लेड टू द मुस्लिम्स. मुसलमानों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि हिंदूज ड्रिफ्टिंग फर्दर अपार्ट विद मुस्लिम प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस ऑर्डर. दिस इज ऑफन कॉल्ड हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी. अब क्या था, मुसलमानों को ये ठीक नहीं लगा, ये पसंद नहीं आया, उन्होंने इसके खिलाफ विरोध भी किया, और इसके बावजूद भी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समर्थन दिया कि भाई हिंदी को एक्सेप्ट कर लिया जाए एज अ पिटीशन. और इसलिए मुसलमानों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ हिंदुओं के हित की बात करती है, ये मुसलमानों के हित की कोई बात नहीं करेगी भविष्य में. जैसे आज ये हिंदी के लिए लड़ रही है, हिंदुओं को समर्थन दे रही है, ऐसे भविष्य में भी वो हमेशा हिंदुओं को ही समर्थन देगी. तो इससे मुसलमानों को एक इनसिक्योरिटी फील होने लगी, और वी कॉल्ड इट हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी पॉपुलरली, क्योंकि एक तरफ जहां हिंदी की मांग को पिटीशन के तौर पर हिंदी भाषा को यूज करने के लिए अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अपना समर्थन भी दिया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स फेल्ट इनसिक्योर, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि भविष्य में भी अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो स्वाभाविक है इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं को समर्थन देगी और इससे मुसलमानों को उनके अधिकार कभी नहीं मिलेंगे. तो मुसलमानों को यहाँ पर एक समस्या इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी हुई, और दूसरी तरफ उन्हें यह भी रियलाइज हुआ कि वी नीड अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. अब हमें एक बॉडी की जरूरत है जो हमें रिप्रेजेंट करे, और डेफिनेटली उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तो बनानी ही पड़ेगी. यूपी गवर्नमेंट वांटेड एंड एंड द मुस्लिम एजिटेशन. हालांकि मुसलमानों ने इसके खिलाफ विद्रोह भी किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उस विद्रोह को कुचल दिया, दबा दिया,
और मोहसिन उल मुल्क शोड डाउन द एजिटेशन विच अपसेट सम मुस्लिम्स, ठीक है। नवाब मोहसिन उल मुल्क ने इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मुसलमानों के इस विद्रोह को न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। हालांकि इससे मुसलमान बहुत क्रोधित भी हुए, लेकिन डेफिनेटली ये जो कंट्रोवर्सी थी इसमें जो मुसलमानों का विद्रोह था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यूट्रलाइज हो गया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके बाद एक और इवेंट जो है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। या आप पढ़ चुके हैं कि बंगाल का विभाजन जो है ईस्ट और वेस्ट में हुआ, और ईस्ट में जहां हिंदूज मेजॉरिटी में थी वहां वेस्ट में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, सॉरी ईस्ट में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे और वेस्ट में हिंदूज मेजॉरिटी में थे, ठीक है। और मुसलमानों को एक संकेत देने का प्रयास किया गया कि भाई आपको कम्युनल बेसिस पे आपको टेरिटरी दी गई है जहां आपका कल्चर डोमिनेंट होगा, आपका रिलीजन डोमिनेंट होगा, और डेफिनेटली आप उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। तो इफ यू विल बी लॉयल विद द ब्रिटिशर्स तो आपको इस तरह के ग्रांट्स भविष्य में और भी मिलते रहेंगे। तो these were some of the cause of communal you can say politics in India, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, बंगाल डिवीजन, ठीक है। इन सब ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो सेलिब्रेट किया गया हिंदू आप कह सकते हैं फेस्टिवल्स लाइक शिवाजी या गणपति, तो इन सब ने कम्युनल पॉलिटिक्स को इस देश में जन्म दिया। अब अगला टॉपिक जो है वो है रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब आइए मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन का कारण। तो सबसे पहला कारण कह रहा है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अमंग द मुस्लिम्स। मुस्लिम जो है शिक्षा के स्तर से देखें और आर्थिक रूप से देखें तो आज भी इस देश में मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली दे आर बैकवर्ड, एजुकेशन में भी देखें एज पर द पॉपुलेशन में बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि इस देश की पूरी मुसलमान जो है वो गरीब ही है और अशिक्षित ही है। एक बड़ा हिस्सा जो है, ठीक है, एज पर द पॉपुलेशन एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबी से लड़ रही है, शिक्षा से दूर है, अनएम्प्लॉयड है ना। तो उस दौर में भी अंग्रेजों के शासन में भी ऐसा ही था कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इसी उद्देश्य से हुआ कि मुसलमानों में शिक्षा को, खासकर वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हो, एंड एट द सेम टाइम डेफिनेटली जब उनका रोजगार होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और उनको इकोनॉमिक सपोर्ट अंग्रेजों से मिले। इसके लिए भी मुस्लिम लीग बना, क्योंकि मुस्लिम लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन विल highlight the demands and needs of Muslims in India to the Britishers। इसी उद्देश्य से तो बनाया गया था कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के अधिकार और हितों की मांग अंग्रेजों से कर सके एज अ बॉडी, क्योंकि जब आप एज अ बॉडी करते हैं तो आपके पास मास होता है। जब आप इंडिविजुअल करते हैं तो एक अकेला व्यक्ति आप जो मांग रखता है उसको एक्सेप्ट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, उसको भगा भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब उसके पीछे भीड़ होती है, मास होती है, तो डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट पड़ता है, सरकार के ऊपर दबाव बनता है और इस तरह से सरकार ग्रांट्स को एक्सेप्ट करती है। तो इसलिए एक बॉडी की जरूरत पड़ी और पहला जो कारण रहा वो था एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स। मुसलमानों में हिंदुओं की तुलना में एजुकेशन में वो बहुत पीछे थे उस दौर में अंग्रेजों के शासन में, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम लीग के थ्रू उन्होंने कोशिश की कि उनके मुसलमानों में शिक्षा को प्रमोट किया जाए और उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया जाए, ठीक है। इसके लिए मुस्लिम लीग बनी। नेक्स्ट, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, ये तो पॉपुलर कॉज रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में उर्दू जो है वो एक कोर्ट में अर्जी देने के लिए भाषा थी। हिंदुओं ने मांग की और हिंदी भाषा को एक्सेप्ट कर लिया उस समय के तत्कालीन गवर्नर, आई थिंक सर एंथनी मैकडोनल्ड। इन्होंने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप अर्जी हिंदी में भी दे सकते हैं। इससे मुसलमानों को दिक्कतें हुई, मुसलमानों ने इसका विरोध किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिंदी भाषा में पिटीशन देने के लिए जो अर्जी थी, जो पिटीशन थी, उसको यूपी गवर्नर ने एक्सेप्ट कर लिया। इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समर्थन दिया कि इट इज अ गुड इनिशिएटिव, इससे इस देश में एक बड़ी आबादी को फायदा होगा।
तो मुस्लिम्स जो है इसको उनको इस बात का बुरा भी लगा, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ दे रियलाइज कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं को समर्थन दे रही है ना, और भविष्य में भी अगर ऐसा कभी होगा तो दे विल डेफिनेटली हेल्प हिंदूज। मुस्लिम्स जो है वो सेपरेटेड रह जाएंगे, मुसलमानों के अधिकारों के लिए कौन लड़ेगा, तो वी नीड अ पार्टी जो हमारे अधिकारों के लिए लड़े। नेक्स्ट कहता है मुस्लिम डेपुटेशन मीट्स लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम डेपुटेशन मीट, अब इस इवेंट के बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम डेपुटेशन, डेपुटेशन का मतलब है मुसलमानों के प्रतिनिधि, ठीक है, मुसलमानों के उस समय के जो बड़े नेता थे उन्होंने लॉर्ड मिंटो से यानी उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय से मुलाकात की, ठीक है। क्या कहता है, टर्निंग पॉइंट केम, सबसे पहला ये टर्निंग पॉइंट 1906 में देखने को मिलता है जब बजट स्पीच में मॉर्ले, ठीक है, जॉन मॉर्ले जो है वो क्या दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, और उन्होंने यहां पर एक संकेत दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, कि भविष्य में कानून में सुधार होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। बजट का मतलब आप समझते ही हैं, एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रत्येक वर्ष किसी देश को चलाने में कितना खर्च होगा, कितनी उसकी इनकम होगी, एक अनुमानित हम सरकार के तौर पर रखते हैं। तो मॉर्ले जो है बजट स्पीच दे रहे थे, बजट के ऊपर भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात अपनी भाषण में कही थी। अब क्या है, उस समय मुस्लिम्स जो हैं उनके पास कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था, यानी किसी तरह का, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, इनके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को की बात कर सके या उनके इंटरेस्ट को साध सके। इसलिए एक डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन मतलब डेलीगेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है, आगा खान के नेतृत्व में, यानी आगा खान के लीडरशिप में मुस्लिम डेप्यूटेशंस जो है वो मुलाकात करती है उस समय के वाइसरॉय से, लॉर्ड मिंटो से, ठीक है। और मॉर्ले कौन है, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में होगा, वाइसरॉय इंडिया में होगा, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो के से मिलते हैं और उन्होंने अपने डिमांड्स रखे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जिसकी बात हम कर रहे हैं, कि बजट के भाषण में कानून जो भारत में कानून बनकर प्रत्येक 10 वर्ष पर रिवाइव होकर आता है, उसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं, कुछ बदलाव आ सकता है, ऐसा बजट भाषण में मॉर्ले साहब ने रखा था, ठीक है, या इंडिकेशन दिया था, हिंट दी थी। अब इस बात को मुसलमानों ने अनुभव किया कि हमारे पास तो कोई पार्टी है नहीं जो हमारी मांग रखेगी, इसलिए वो कुछ मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो मिलने चले गए उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय से, लॉर्ड मिंटो से, और उन्होंने अपनी डिमांड्स रख दी कि भाई भविष्य में जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होगा तो हमारी इन मांगों को आप उसमें पूरा करवा दीजिए। क्या क्या मांग रहेगी, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, अब मान लीजिए कि कोई एक टेरिटरी है, ये एक टेरिटरी है, यहां पर 100 लोग रहते हैं, इसमें से 70 मुस्लिम हैं और 30 हिंदू हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट टेरिटरी इज मुस्लिम। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि यहां पर चुनाव कोई मुस्लिम ही लड़ेगा और वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देगा, ये जो 30 लोग हैं ये नहीं देंगे वोट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यहां से चुनाव मुसलमान ही लड़ेंगे, यानी जो कोई भी चुनाव लड़ेगा वो मुस्लिम होना चाहिए, और वोट भी सिर्फ ये 70 जो मुसलमान है वही देंगे, 30 नहीं देंगे। इसी को कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मुस्लिम्स वर डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तैयार नहीं थी, वो कह रही थी रिजर्वेशन ले लो। रिजर्वेशन मतलब ठीक है यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है तो यहाँ से कोई मुसलमान ही वोट चुनाव लड़ेगा, लेकिन वोट तो सभी देंगे एटलीस्ट। सीट्स विल बी रिजर्व बट वोटर विल बी एवरीवन बिलोंगिंग टू दैट टेरिटरी, ठीक है। ये दोनों में फर्क है, रिजर्वेशन में और सेपरेट इलेक्टोरेट में। तो मुस्लिम लीग वर डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन, वेटेज इन रिप्रेजेंटेशन। वेटेज इन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें इनकी संख्या बढ़े, जैसे वाइसरॉय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, इसमें मुस्लिम की संख्या को बढ़ा दिया जाए, तो इसी को कह रहा है वेटेज इन रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा फाउंडिंग ऑफ अ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके अलावा इन्होंने ये भी एक मांग की कि भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाए। क्या बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं देश की आजादी में मुस्लिम लीग का कितना बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है बिलीफ टू फॉर्म अ सेपरेट बॉडी ऑफ मुस्लिम्स। इसके अलावा इनका यह मानना था कि नाउ द टाइम हैज कम वेयर वी नीड अ सेपरेट बॉडी ऑफ
फॉर मुस्लिम्स हमें एक स्वतंत्र बॉडी चाहिए जो सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करे, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो एक हिंदू बॉडी है, ऐसा इनका मानना था। मतलब वही अंग्रेजों की भाषा ये बोल रहे थे, किसकी भाषा बोल रहे थे? अंग्रेजों की भाषा बोल रहे थे कि भाई ये एक हिंदू बॉडी है और मुसलमानों के हितों को ये हमेशा ही क्या करती है? नजरअंदाज करती है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान जो है, सर सैयद अहमद खान दैट द मुस्लिम्स वर अ सेपरेट, सर सैयद अहमद खान का मानना था कि मुस्लिम एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, एक इसकी अलग पहचान है, इसका कल्चर, इसकी भाषा, इसका पहनावा, खान पान, धर्म, विश्वास सब अलग है, तो इसको तो एक अलग पहचान मिलनी ही चाहिए, ठीक है। और इसके लिए भी हमें एक बॉडी की जरूरत है क्योंकि वो बॉडी बनेगी तभी वो हमारे लिए काम करेगी। The Muslim did not believe that Hindus and Muslims form one nation. इनका मानना था, सर सैयद अहमद खान जैसे नेताओं का मानना था कि मुस्लिम्स और हिंदूज एक नेशन नहीं बना सकते हैं, बिकॉज दे आर इनडिफरेंसेस, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बीच में, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कई सारी डिफरेंसेस हैं, जैसे उनका हिस्ट्री कॉमन नहीं है, उनका रिलीजन कॉमन नहीं है, उनका लैंग्वेज कॉमन नहीं है, सिविलाइजेशन कॉमन नहीं है, तो there are number of indifferences and these indifferences cannot help both these communities to live together, so Muslim need a separate body जो उनके डिमांड्स को रख सके, एंड लेटर ऑन यही मुस्लिम लीग एक सेपरेट नेशन की भी मांग रखती है। इट बिकेम एसेंशियल, इसलिए मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए और इस पॉलिटिकल पार्टी के जरिए वो अपने हितों को, अपने लिए जो एडवांटेजेस हैं उसको अंग्रेजों से डिमांड कर सके जो फ़ायदेमंद है और उनकी पॉलिसीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। नेक्स्ट कह रहा है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन आई दिसंबर 1906, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस प्रोविंसेस गैदर फॉर अ मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ढाका में देश भर से दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में देश भर से बड़ी संख्या में मुसलमान एकत्रित हुए, जहां फाइनली 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया। और इसकी पहली, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर दे हैड अ मीटिंग, दे हैड अ सेशन, उसी तरह से इनका भी प्रत्येक, जैसे सुबह आपकी स्कूल में एवरीडे असेंबली लगती है ना, वैसे इनकी साल में एक बार ये लोग असेंबली बुलाते थे, ठीक है, आमतौर पे, जरूरत पड़ने पर एक बार से अधिक भी बुला सकते हैं। उसमें जितने भी मेंबर्स होते थे दे वर इनवाइटेड टू कम एंड ज्वाइन द मीटिंग। तो उसी तरह से यहाँ भी मुस्लिम लीग भी पहली रेगुलर मीटिंग जो है वो दिसंबर 1908 से कंटिन्यू करती है। अमृतसर में इसकी पहली बैठक हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर अली इमाम, इनके नेतृत्व में। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। द ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर। पहला है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड प्रमोट देयर सोशल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक फायदे को ध्यान में रखना, उसको सुरक्षित करना, उनके अधिकारों के लिए काम करना। टू प्रिवेंट, और साथ में मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटीज, देखिए हिंदूज नहीं लिखा है, ठीक है, अदर कम्युनिटीज, तो मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटीज के बीच जो झगड़ा है उसको होने से रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है, ताकि पीसफुल सोसाइटी एग्जिस्ट कर सके। इसके अलावा है मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति लॉयल बनाना, ईमानदार बनेंगे तभी तो अंग्रेजों से आपको फायदा मिलेगा। एंड टू पुट फॉरवर्ड देयर प्रॉब्लम्स, और अंग्रेजों के सामने मुसलमानों की समस्या रखना। तो दीज वर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग। इसके बाद एक है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्या है, देखिए बंगाल के विभाजन ने कई इवेंट्स को क्रिएट किया। बंगाल के विभाजन ने मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया, हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर दिया। ऑन द अदर साइड इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट्स और एग्रेसिव्स में भी तोड़ दिया। मॉडरेट्स और एग्रेसिव्स में टूटने के कारण क्या है, क्योंकि 1907 में सूरत में कांग्रेस की बैठक हुई थी और यही कांग्रेस दो गुटों में टूट गया था। एग्रेसिव्स लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट्स उसी में रह गए, इसीलिए इसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो सूरत में बैठक में हुआ था, इसलिए सूरत स्प्लिट के नाम से हम जानते हैं। स्प्लिट मतलब टूटना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सूरत की बैठक में दो हिस्सों में टूट गई। पहला मॉडरेट्स और एग्रेसिव्स ने इसको छोड़ दिया, एग्रेसिव्स ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया था। अब कारण क्या रहा था, इस बात को समझिए।
कारण बहुत ही क्लियर है, बंगाल विभाजन के बाद मॉडरेट स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे मूवमेंट को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि एग्रेसिव चाहते थे कि इस मूवमेंट को अक्रॉस बंगाल, बंगाल से बाहर भी ले जाया जाए, ठीक है। ऑन द अदर साइड सूरत की बैठक में एग्रेसिव चाहते थे कि लाला लाजपत राय को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना जाए, वहीं मॉडरेट्स चाहते थे रास बिहारी घोष को, आई बिलीव, है ना, यस, रास बिहारी घोष को क्या बनाना चाहते थे, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। और अंततः मॉडरेट्स की संख्या बहुत अधिक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इसलिए रास बिहारी घोष ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इस पे भी टकराव हो गई और इसलिए भी एग्रेसिव्स ने इन दो कारणों से कांग्रेस छोड़ दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एग्रेसिव्स का छोड़ना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक सेटबैक था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, और इससे अंग्रेजों को बहुत फायदा था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर आ रही थी, बंगाल विभाजन, ये जो डिसीजन रहा, बंगाल डिवीजन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ने एक ही झटके में कांग्रेस को कई नुकसान पहुंचाए। एक तरफ मुस्लिम लीग बनी, कांग्रेस से बड़ी संख्या में लीडर्स निकलकर मुस्लिम लीग में चले गए, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टूटकर मॉडरेट्स और एग्रेसिव्स में बढ़ गई, तो इससे कांग्रेस कमजोर पड़ी। और जो एक ऑर्गेनाइज मेथड से इंडियंस के लिए डिमांड कांग्रेस कर रही थी, दे वर नॉट डिमांडिंग फॉर एनी कम्युनिटी, रादर दे वर डिमांडिंग फॉर द होल कंट्री। तो वो एक जो ऑर्गेनाइज तरीके से वो डिमांड कर रही थी, उसको बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो हैं मेन जो उस संस्था से जुड़े हुए थे, अब वो बिखर गए, वो टूटकर बिखर गए। तो डेफिनेटली अब कांग्रेस को टाइम लगेगा वापस से रीयूनाइट होने में, और जब तक वो नहीं होती है तब तक वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी जो शायद अंग्रेजों के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ग्रो करने से पड़ रहा था। शायद यही कारण था कि बंगाल विभाजन किया गया, ठीक है। एक तो हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी के लिए भी, और ऑन द अदर साइड पार्टी को भी नुकसान पहुंचे इसके लिए भी। नेक्स्ट कह रहा है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम देखते हैं कि तो 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में सूरत स्प्लिट। यहां के बाद अब क्या होगा, 1909 में, चूंकि बंगाल विभाजन के बाद देश में एंटी पार्टीशन मूवमेंट चला, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, और अंग्रेज जो है उन्होंने कई सारे सेवरल एक्ट्स भी बनाए इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे सिडिशियस एक्ट को आप देखेंगे, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट को आप देखेंगे, एक्सप्लोजिव एक्ट उन्होंने लाया। ये सब किया ताकि जो विद्रोह हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा था। तब मॉडरेट्स को खुश करने के लिए, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि मॉडले साहब ने बजट स्पीच में कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कही थी, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलता है 1909 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, और इसमें जो मुस्लिम डेप्यूटेशंस जो मिंटो साहब से मिला था, मिंटो जो वाइसरॉय थे, लॉर्ड मिंटो, उनसे मिला था और अपने डिमांड्स उसने रखे थे, उसमें कमोवेश लगभग सारे डिमांड्स पूरे कर दिए गए थे। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग जो है इसमें पूरी कर दी गई थी, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में। और हालांकि उनकी जो वेटेज की बात थी कि रिप्रेजेंटेशन में उनका वेटेज बढ़े, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन डेफिनेटली आगे उसको भी कर लिया जाएगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हम देखेंगे तो वहां पे मुसलमानों को मुसलमानों के बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हुए हमको वहां पर दिखेंगे, ठीक है, मुस्लिम लीग के डिमांड को प्राप्त होते हुए दिखेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के पीछे, इसको हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ इस एक्ट के जरिए अंग्रेजों ने कोशिश की कि मॉडरेट्स को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन मॉडरेट्स अंग्रेजों की ओर, आप कह सकते हैं कि जो पूर्व में मॉडरेट्स का अंग्रेजों के प्रति जो व्यवहार था वो बहुत हद तक अब कमजोर पड़ गया था। इस एक्ट के जरिए उन्होंने उनको वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो की, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद एक मिनट,
लखनऊ पैक्ट, बीच का टॉपिक कहाँ चल गया? There was only an illogical. चलिए, तो 1909 के जरिए उन्होंने कोशिश तो की कि वो अंग्रेजों को क्या कर सके। 1909 के जरिए उन्होंने कोशिश तो की कि वो मॉडरेट्स को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, बट स्टिल दे वर फेल्ड, वो आकर्षित नहीं कर पाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि 1909 के बाद 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट का मतलब क्या होता है? पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट वाज मेड इन लखनऊ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट में किसके किसके बीच एग्रीमेंट हुआ? तो सबसे पहले हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बनी कि वी विल कलेक्टिवली डिमांड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है, हम एक साथ मिलकर अपने डिमांड्स को अंग्रेजों के समक्ष रखेंगे। और अंग्रेजों के समक्ष एक साथ डिमांड रखने के लिए पहले हमें वो डिमांड लिस्ट भी तो बनाना पड़ेगा कि भाई किन विषयों पर हम और आप दोनों मिलकर अंग्रेजों के सामने डिमांड रखेंगे। तो वो डिमांड्स को हम देखेंगे, उसी डिमांड के एग्रीमेंट को हम कह रहे हैं लखनऊ पैक्ट। दूसरी तरफ आईएनसी में जो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें हमने ये देखा कि मॉडरेट्स और एग्रेसिव अलग अलग हो गए थे, तो मॉडरेट्स और एग्रेसिव्स भी जो है वो साथ आए। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और अली जिन्ना के प्रयासों से मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोनों गुट, मॉडरेट्स और एग्रेसिव, नरम और गरम, ये सब एक साथ आए ताकि भविष्य में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया जा सके और हम कलेक्टिव डिमांड्स रख सके। तो अब कलेक्टिव डिमांड्स क्या क्या थे उसको हम लखनऊ पैक्ट में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि लखनऊ पैक्ट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ठीक है, बोथ दिस पार्टी हेल्ड अ जॉइंट सेशन, मतलब दोनों ने मिलकर अपने अपने डिमांड्स बनाए और रखे एक दूसरे के समक्ष, और फिर एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित भी किया। हालांकि कुछ विषयों को लेकर के मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच एग्रीमेंट नहीं हो पाई, उसमें से एक है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे, उन्होंने कोशिश की, ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाया जाए, ठीक है, जिससे कि आगे चलकर एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अब डेफिनेटली ये दोनों ही पार्टियां अगर साथ आ जाएंगी तो कल को अगर मास मूवमेंट लॉन्च होता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी प्रमोट किया जा सकता है। ऑन द अदर साइड एनी बेसेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहा मॉडरेट्स और एग्रेसिव्स को साथ लाने में, बाल गंगाधर तिलक का भी रोल है। द लखनऊ पैक्ट ऑल्सो एस्टैब्लिश कॉर्डियल रिलेशन। लखनऊ पैक्ट ने दोनों के बीच एक कॉर्डियल मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड करने में एक अहम योगदान दिया। ठीक है, इसमें बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग भी निकल कर आए। गोखले है यहाँ पर, GO होगा, गोखले साहब भी जो है वो उभर कर आते हैं। मॉडरेट्स और एग्रेसिव्स के बीच उन्होंने फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशन बिल्ड करने का प्रयास किया। लखनऊ पैक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं? तो लखनऊ पैक्ट में सबसे पहले हम देखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। लखनऊ पैक्ट में क्या मांगे हैं? तो मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहा है। मुस्लिम लीग ये भी मांग कर रहा है कि लेजिस्लेचर मतलब दोनों ही जगह, सेंट्रल और प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों ही लेवल पर मुस्लिम्स के लिए क्लियर, फिक्स्ड और रिजर्व सीट हो। मतलब अगर 10 सीटें हैं तो 10 में से 4 सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व रखी जाएं। इसके ऊपर भी मुस्लिम लीग ने अपनी बात रखी इंडियन नेशनल कांग्रेस के समक्ष कि आप हमें इसके लिए सपोर्ट करिए। देयर शैल बी अ सेल्फ गवर्नमेंट। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट की मांग हम भी करते हैं, आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल जो लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एक बॉडी बनाई गई है, उसके एडवाइस के लिए उसको इंडियन काउंसिल कह रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 से गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि भाई इंडियन काउंसिल को एबॉलिश कर दो, कोई काम का नहीं है।
मुस्लिम लीग भी यहाँ कह रही है कि ठीक है आप भी, हम भी इस बात को समर्थन देते हैं कि आप इसके लिए हम भी मांग करेंगे कि भाई इंडियन काउंसिल को अबॉलिश करिए। इसके अलावा सैलरीज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो पैसा मिलता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना चाहिए, भारतीयों के टैक्स पेयर के पैसे से नहीं दिया जाना चाहिए, यानी भारत के बजट से उसको नहीं दिया जाना चाहिए, उसको ब्रिटेन के बजट से दिया जाना चाहिए। भारत का ब्रिटेन बजट और इंडिया और ब्रिटेन का बजट का क्या मतलब है, मतलब भारत में जितना पैसा आ रहा है इसी पैसे से यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सारे के एक्सपेंसेस को बियर किया जाता था। एंड एट द सेम टाइम लंदन में जो इंडियन काउंसिल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन लोगों को भी जो सैलरी मिलती थी वो भारत के टैक्स पेयर्स या भारत में जो पैसा जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसी रेवेन्यू से निकाल के दिया जाता था। इंडियंस का कहना था कि वो है लंदन में, सारी सर्विसेज वहाँ मिल रही हैं, तो भाई भारत के रेवेन्यू से उसको पैसा क्यों दे रहे हो, इंडियन काउंसिल को तो खत्म करो, बेकार की बॉडी, उसका कोई काम मतलब नहीं है, बेकार का पैसा जा रहा है। और दूसरी तरफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो पैसा दे रहे हो वो अपने बजट से दो, मतलब ब्रिटेन में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे निकाल कर दो। तो इसको भी मुस्लिम लीग समर्थन देगी। प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको और ऑटोनॉमस बनाया जाए, मतलब उसको और अधिकार दिया जाए और पावर दिया जाए। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दो। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एटलीस्ट हाफ इंडियन मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। पावर टू रिजेक्ट अ बिल, इसके अलावा कम्युनिटी बेसिस पे आप ये अधिकार दो कि भाई जो बिल कम्युनिटी के फेवर में नहीं है, यानी मुस्लिम्स के फेवर में नहीं है, हिंदूज के फेवर में नहीं है, तो कम्युनिटी स्तर से भी वो क्या कर सकते हैं, इस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के अधिकार भी मिलने चाहिए। तो ये सारे विषयों के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक दूसरे के साथ समर्थन की बात कही कि इन मुद्दों के ऊपर इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ आकर अंग्रेजों का एक साथ विरोध करेगी। हालांकि इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार नहीं थी। लखनऊ पैक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत सिंपल सा सिग्निफिकेंस है कि भाई आगे चलकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलता है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के पीछे एक फैक्टर जो है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब आएगा तो उसमें एक फैक्टर ये भी होगा जो लखनऊ पैक्ट हुआ है। दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी होती है और इसके अलावा हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स वे एबल टू रिजॉल्व, हिंदू और मुस्लिम लीडर्स जो हैं आपसी जो डिफरेंसेस थे उनको खत्म करने में सक्षम होते हैं और जॉइंटली कलेक्टिवली अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को रखने के लिए आगे आते हैं। इसके अलावा इस पैक्ट के अनुसार सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की मांग जो है उसको बढ़ावा मिलता है। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन मतलब इस देश में भारतीयों द्वारा संस्थाएं बने और उनके द्वारा इस देश में शासन और व्यवस्था हो, इसको लेकर के इन दोनों का साथ आना, और इससे आगे चलकर हम देखते हैं कि भारतीयों की मांगों को बहुत हद तक फायदा होते हुए दिखता है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है अब अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इनको नज़रअंदाज करें, क्योंकि अब एक ज़्यादा बड़ी ताकत है, दोनों साथ आ गए हैं तो एक ज़्यादा बड़ी ताकत दिखते हैं। इसके अलावा टाइमलाइन है, टाइमलाइन का मतलब है पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905 में सूरत स्प्लिट कब हुआ, 1907 में आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और लखनऊ पैक्ट 1916 में। इसी के साथ ही आपका मुस्लिम लीग और लखनऊ पैक्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर कंटेंट समझ में आया होगा। बहुत कम टाइम में हमने कोशिश की कि आपके इन दो टॉपिक्स को आप कवर कर दिया जाए, ठीक है। मीनवाइल अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, मन लगाइए, टाइम दीजिए बुक्स को, और नेक्स्ट वीडियो कल हम लोग अपलोड करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, मे गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप योर ब्लेसिंग्स ऑन मी, सो दैट मैं इसी तरह से और बेहतर से बेहतर आपके लिए क्लासेस लेकर आऊं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रेस्ट ऑफ एवरीवन, जहां तक आप इसको शेयर कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, गुड नाइट।